हमारे पास तीन अलग अलग फलन हैं। पहला फलन x का फलन f(x) बराबर h का वर्ग ऋण 1 है। इसी प्रकार यह दूसरा फलन t के विभिन्न मानों और gt के मानों के बीच को संबंध दर्शाता है। यहाँ gt t का फलन g है। इसी प्रकार यह तीसरा फलन x के विभिन्न मानों तथा hx के मानों के बीच संबंध को ग्राफ में दर्शाता है। उदाहरण के लिए x के मान 3 के लिए फलन hx का मान 0 है। इसी प्रकार x के मान 1 के लिए फलन hx का मान हमें 2 मिलता है। इस वीडियो में हम फलनों के संयोजन यानी कंपोजिशन को समझेंगे। अब फलनों के संयोजन का क्या अर्थ होता है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी एक फलन में किसी दूसरे फलन के मान को रखते हैं और उस मान के लिए उसे हल करते हैं तो यह फलनों का संयोजन कहलाता है। जैसे इस पहले फलन f(x) में यदि हम x का मान g2 ले लें तो यह जो फलन है वो हो जाएगा f for g for 2। यानी यहाँ हम x के मान g2 के लिए इस फलन को हल कर रहे हैं। इस प्रकार यह इन दोनों फलनों यानी कि x के फलन f(x) और t के फलन gt के संयोजन का एक उदाहरण है। पहली नज़र में तो यह काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन इसे हल करना आसान है। अब यदि इस फलन को हम हल करना चाहें जो यहाँ पर हमने लिया है f for g for 2, तो इसे हम कैसे हल कर सकते हैं? इस फलन को हल करने के लिए हम सबसे पहले संख्या 2 को फलन g में रखेंगे, जिससे हमें g2 का मान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इस मान को हम फलन f में रखेंगे तो हमें जो मान मिलेगा वो f for g for 2 का मान प्राप्त होगा। जैसे यहाँ g2 का मान यदि हम देखें तो gt में t का मान 2 रखने पर हमें g2 का मान ऋण 3 मिलता है। अब इस मान यानी कि ऋण 3 को हम यदि फलन f में रखें तो जो फलन f है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि f(x) बराबर x का वर्ग ऋण 1 है। यानी कि x के स्थान पर यदि हम यहाँ ऋण 3 ले लें तो हमें फलन f का मान प्राप्त हो जाएगा जो होगा ऋण 3 का वर्ग ऋण 1 यानी कि 9 ऋण 1, और इस प्रकार हमें 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि f for g for 2 का जो मान है वह 8 होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें f for h for 2 का मान ज्ञात करना है। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम फिर से सबसे पहले h for 2 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि 2 के लिए फलन h का मान देखेंगे। अब 2 के लिए फलन h का मान क्या है? यहाँ हम देख सकते हैं ग्राफ में कि जब x का मान 2 है तब h का मान 1 है, यानी 2 के लिए फलन h का मान हमें 1 मिलता है। अब इसे हम फलन f में रखकर फलन f का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 1 के लिए फलन f का मान क्या हो जाएगा? f(x) बराबर x का वर्ग ऋण 1 है, तो यहाँ x का मान 1 लेने पर हमें 1 का वर्ग यानी कि 1 और ऋण 1 प्राप्त होगा, यानी कि जब इसे घटाएंगे 1 में से 1 को तो हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि f for h for 2 इसका मान हमें 0 प्राप्त होता है। हमें उम्मीद है कि दो फलनों का संयोजन क्या होता है यह आप समझ गए होंगे। आइए अब हम 3 फलनों के संयोजन को हल करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें 3 फलनों का एक संयोजन दिया गया है जो है h for g for f for 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हमें फलन f का मान 2 के लिए ज्ञात करना है और जो मान हमें इससे प्राप्त होगा उसके लिए हमें फलन g का मान ज्ञात करना है और अंत में हमें फलन h का मान ज्ञात करना है। तो इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले 2 के लिए फलन f का मान ज्ञात करेंगे। अब यदि हम 2 के लिए फलन f को हल करें तो यहाँ f(x) बराबर x का वर्ग ऋण 1 में हम 2 रखकर इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 1 यानी कि 2 का वर्ग ऋण 1, जो कि हमें 3 प्राप्त होता है। यानी कि हम फलन में f for 2 के स्थान पर 3 रख सकते हैं, जिससे हमें फलन h के अंदर g for 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर
3 हमने f फॉर 2 यानी कि f2 के स्थान पर रख दिया, तो हमें जो फलन प्राप्त हुआ g फॉर 3 यानी g3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि अब हमें 3 के लिए, संख्या 3 के लिए फलन g का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जब t का मान 3 है तब g3 हमें 4 मिलता है, यानी कि हम इस फलन में g3 के स्थान पर 4 रख सकते हैं। और जब हम यहाँ 4 रखते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमें h4 के लिए फलन का मान ज्ञात करना है, यानी 4 के लिए फलन h का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम ग्राफ में देखकर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब x का मान 4 है तब h4 यानी कि 4 के लिए फलन h का मान हमें ऋण 1 मिलता है। इसका मतलब है कि h फॉर g फॉर f फॉर 2 का मान ऋण 1 होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि फलनों के संयोजन का मान कैसे ज्ञात किया जाता है।